एंशिएंट रियल्म ऑफ चाइनीज मैथोलॉजी से लेकर ड्रैगन बॉल के गैलेक्टिक एडवेंचर तक सन वुकोंग और सन गोकू ने बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस फीट परफॉर्म की है। इन दोनों ने गॉड्स को सरपास किया है और अपने लिमिट्स को बहुत बार तोड़ रखा है। लेकिन तब क्या होगा अगर ये दो लेजेंडरी कैरेक्टर एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करेंगे तो किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। सो कौन जीतेगा, गोकू या फिर सन वुकोंग, एंजल बॉर्न इन हेल या फिर मंकी किंग, फाइटिंग बुद्धा या फिर यूनिवर्स लास्ट हो। सो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो पहले मैं अगर बात करूं गोकू के बारे में, सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट सेल जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स जिसके पास प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7 जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुएल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से, तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर सैयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामुसी नहीं बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सचर था सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन का, जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसे बीरस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से, जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इसे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर
उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इनफिनाइट वॉइड पूरा सेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इनफिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जिरेन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जिरेन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जिरेन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जिरेन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जिरेन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जिरेन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जिरेन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जिरेन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जिरेन और गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहां पर जिरेन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था, उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं। और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया, और इसी की वजह से उसने जिरेन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। सो अब अगर मैं बात करूँ सन भूकंप के बारे में, सो जर्नी फ्रॉम द वेस्ट नोबल के बाद भूकंप को समझ में आ गई थी जिंदगी का असली मतलब। वो पहले ही देख चुका था स्वर्ग की खूबसूरती और नर्क का दुख। वो पहले ही समझ चुका था जिंदगी बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत चीज है, वो उसे खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि बुद्धा भी उसके हाथ से उसकी जिंदगी छीन नहीं सकती थी। भूकंप अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत तोहफे के रूप में देखता था और वो उसे किसी भी रूप में खोना नहीं चाहता था। उसे मौत मंजूर नहीं थी अपनी, बट वो ये भी जानता था इस क्रूअल वर्ल्ड में उसे सर्वाइव करने के लिए उसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हालांकि हेवन के सारे गॉड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन कोई भी सन भूकंप से ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। अपनी जर्नी में सन भूकंप ने बहुत बार इमॉर्टलिटी को अचीव किया है। उसने कंज्यूम किया है आर्ट ऑफ टावर की मेडिसिन को, जिसकी वजह से वो इम्यून हो गया हर तरह के डिजीजेस से। उसने पी रखा है हेवनली वाइन को, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली इमॉर्टल बन गया था। लेकिन भूकंप इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ था, वो हेवनली ट्री पे गया और उसके सारे फलों को खा लिया और एक और तरीके से इमॉर्टल बन गया। लेकिन वो यहाँ तक ही नहीं रुका, वो हेल में गया और अपना नाम बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से ही मिटा दिया। दैट मीन्स मंकी किंग विल नेवर डाई। और उसके इतने बड़े बड़े कांड के बाद हेवन के गॉड्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उसने सन भूकंप के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। उसके बाद सन भूकंप ने आसमान की ओर इशारा किया और सारे गॉड्स को चैलेंज करके बोला, मेरी स्ट्रेंथ तुम सबके बराबर है। भूकंप जानता था कि उसे अकेले जिंदा रहना है और बाकियों को खत्म कर देना है। सन भूकंप अकेले लड़ने चला गया चाइनीज पैंथियन के सारे 600 गॉड्स के खिलाफ, जिनमें से 28 तो कॉस्मिक लेवल के गॉड्स थे जो कि मल्टीवर्स को एक ब्लो में ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और आखिर में भूकंप को समझ में आ ही गया कि वो हेवन की इक्वल कभी था ही नहीं, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था उनके कंपेयर में। उसके बाद भूकंप निकल जाता है और भी ज्यादा ताकत इकट्ठा करने में। उसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस फीट परफॉर्म कर देता है, वो पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को अपने कंधों पे ही उठा लेता है। उसके बाद वो सी ऑफ ब्रह्मा में उतर जाता है और उस कॉस्मिक ओशन के अंदर से मिलता है उसे एक आइकॉनिक वेपन, जिसे हम कहते हैं रुई जिंगू बैंग के नाम से। एक ऐसा मैजिकल स्टिक जो अपने साइज को हेवन जितना बड़ा भी कर सकता है और एक सुई जितना छोटा भी। अपनी जर्नी में भूकंप ने ऐसी एबिलिटी गेन की जिसे देख के गॉड्स तक हैरान हो गए। उसने अचीव की 72 ट्रांसफॉर्मेशन को, जैसे सेन हुआई सेन। अब इस एबिलिटी में सन भूकंप अपने बॉडी से बालों को निकाल के थ्रो करता है और उसके जो बाल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ सन भूकंप के क्लोन्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो एक बार में अपने 84,000 क्लोन्स बना सकते हैं और हर एक क्लोन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो मून तक को डिस्ट्रॉय कर। उसके अलावा उसके पास है बुद्धाउट फॉर्म, जिसमें जाने के बाद तो वो सुप्रीम बीइंग बन जाता है। और सुप्रीम बीइंग उन बीइंग्स को कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उस फॉर्म में उसे बुद्धा के अलावा और कोई नहीं हरा सकता।
इस फॉर्म में सन वुकोंग ने ऐसे बीइंग्स को हरा रखा है जो कि पूरे टाइम और स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देते थे, यूनिवर्स को बीच में से काट देते थे। अब अगर मैं बात करूं सन वुकोंग की स्पीड के बारे में, सो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उसे ओमनी प्रेजेंट बना देता है। बेसिकली सन वुकोंग पोजेस करता है लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्पीड। उसकी स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना फास्ट हो सकता है, कॉज की उसने निर्वाणा स्टेज को अचीव किया है। इसके अलावा भी उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। वो अपने एक पंच में मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि 70,000 मल्टीवर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो इनविजिबल भी हो सकता है, कहीं पे जाने के लिए टेलीपोर्ट भी कर सकता है। आपने ये तो सुना होगा कि लूसीफर टाइम ट्रेवल कर सकता है, टाइम में आगे या पीछे जा सकता है, लेकिन सन वुकोंग इससे भी परे है। वो टाइम में आगे पीछे जा तो सकता है, और इससे हटके वो टाइम को पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट भी कर सकता है। ओवरऑल ये स्केल करता है 14 डायमेंशन में। दैट मीन्स ही इज ओमनीवर्सल लेवल बीइंग विथ इन्फिनाइट पावर एंड ओमनीपोटेंट एबिलिटीज प्लस ओमनीलॉक कैपेबिलिटीज एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन फिक्शन। सो आप अगर मैं बात करूं सन वुकोंग वर्सेस सन गोकू के बारे में, सो आप अगर गोकू के कैनन वर्जन को लोगे ना, जैसे मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, सो वो तो वुकोंग के सामने 2 सेकंड तक भी नहीं टिकेगा। कॉज सन वुकोंग कुछ ज्यादा ही ओवर पावर है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स को बस अपने एक पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अब हम अगर यहाँ पे ऐड करते सीसी गोकू को, तो ये थोड़ा सा अच्छा खासा टक्कर दे सकता है सन वुकोंग को, और सीसी गोकू के पास 10-20% चांस हो सकते हैं सन वुकोंग को डिफीट करने के। हालांकि ये गोकू का एक नॉन कैनन फॉर्म है, लेकिन हम अगर ये नॉन कैनन फॉर्म ऐड नहीं करेंगे ना, तो फिर गोकू 2 सेकंड भी टिक नहीं पाएगा मंकी किंग के सामने। सो गोकू और सन वुकोंग के बीच की बैटल में क्लियरली सन वुकोंग विल विंस।